तो रिकॉर्डिंग स्टार्ट हो गई है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वी आर गोइंग टू कंटिन्यू जेनिटो यूरिनरी ट्रॉमा। तो हमने क्या पढ़ रहे थे कल? हम पढ़ रहे थे रीनल इंजरी पढ़ रहे थे, उसके बाद हम ब्लैडर इंजरी हमने पढ़ी, उसके अलावा जो हमारा यूरिथ्रल इंजरी था वो रह गया था, वो हम पढ़ लेते हैं। तो बिल्कुल आसान सी बातें हैं, इसमें कोई मुश्किल बात नहीं है। लेकिन इसको स्टार्ट करने से पहले मैंने एक पिक्चर डाउनलोड की थी गूगल से, तो वो मैं आपको दिखा देता हूँ। ये एक पिक्चर है और इस पिक्चर में आपको यूरिथ्रा के डिफरेंट पार्ट्स दिखाए गए हैं कि जो यूरिथ्रा होती है इसके डिफरेंट पार्ट्स कौन कौन से होते हैं। तो इसमें जो चीजें आपने देखनी है, इसमें जो हमारे अभी मतलब की चीजें हैं वो मैं आपको बता देता हूँ। देखो, जो यूरिथ्रा होता है, यूरिथ्रा क्या करता है? यूरिथ्रा आपके ब्लैडर से यूरिन को पकड़ता है और बाहर इसने लेके आना होता है। यूरिनेशन में हेल्प करता है। एक ट्यूब है जो कि ब्लैडर से चलती है और कहाँ तक आती है, जो पीनस होता है उसकी एंड तक आती है, ताकि यूरिनेशन हो सके। इसको हम कहते हैं यूरिथ्रा कहते हैं। और मैंने आपको बताया था कि जो मेल होता है, मेल में यूरिथ्रा कितना होता है? 14 से 20 सेंटीमीटर का होता है। लेकिन जो फीमेल्स होती हैं इनमें कितना होता है? इनमें 3-4 सेंटीमीटर का छोटा होता है, छोटा यूरिथ्रा होता है। अब जो मेल होते हैं, मेल में थोड़ा सा यूरिथ्रा लंबा होता है और इसके डिफरेंट पार्ट्स होते हैं। इनमें जो हमारे मतलब के पार्ट्स हैं सिर्फ हम वही करेंगे। देखो, यूरिथ्रा के कितने पार्ट्स होंगे? सबसे पहले जो यूरिथ्रा होता है, ये मैंने आपको कई दफा, हजार दफा पढ़ा चुका हूँ कि जो यूरिथ्रा होता है ये किस में से पास करता है? ये प्रोस्टेट में से पास करता है। ऐसा यूरिथ्रा जो प्रोस्टेट से पास करेगा, इसको हम क्या कहेंगे? इसको हम कहेंगे प्रोस्टैटिक यूरिथ्रा। इसको हम क्या कहेंगे? प्रोस्टैटिक यूरिथ्रा। उसके बाद जो प्रोस्टेट के बाद और जो पीनस से मतलब जब वो पेनिस में एंटर होता है और प्रोस्टेट के बाद जो ये वाला हिस्सा है, ठीक है, ये वाला इस यूरिथ्रा को हम कहते हैं मेम्ब्रेनियस यूरिथ्रा। इस यूरिथ्रा को हम क्या कहते हैं? मेम्ब्रेनियस यूरिथ्रा। उसके बाद हम आगे चलते हैं और आगे आपका आता है मेम्ब्रेनस यूरिथ्रा। ये वाला मेम्ब्रेनस यूरिथ्रा जो ब्राउन से उसने दिखाया हुआ है। और उसके बाद क्या होता है? ये वाला जो हिस्सा होता है पीनस का, इसको हम कहते हैं बल्ब ऑफ पीनस। ठीक है, बल्ब ये थोड़ा सा वाइड होता है तो इसको हम कहते हैं बल्ब ऑफ पीनस। ऐसा यूरिथ्रा जो बल्ब ऑफ पीनस में होता है इसको हम क्या कहते हैं? बल्बर यूरिथ्रा। इसको हम क्या कहते हैं? बल्बर यूरिथ्रा। और ऐसा यूरिथ्रा जो कि पीनस में होता है उसको हम क्या कहते हैं? पिनाइल यूरिथ्रा। तो ये बिल्कुल आसान सी बातें हैं। सिर्फ मैंने आपको एक इसका कॉन्सेप्ट बनाया है कि ये गूगल से मैंने डाउनलोड की थी पिक्चर, कि जो यूरिथ्रा होता है इसके कौन कौन से पार्ट्स होते हैं। तो ऐसा यूरिथ्रा जो प्रोस्टेट के अंदर होगा इसको हम कहेंगे प्रोस्टैटिक यूरिथ्रा। उसके बाद ऐसा यूरिथ्रा जो प्रोस्टेट और पीनस के दरमियान होगा इसको हम कहते हैं मेम्ब्रेनियस यूरिथ्रा। उसके बाद ऐसा यूरिथ्रा जो कि बल्ब ऑफ पीनस में होता है। बल्ब ऑफ पीनस क्या होता है? पीनस का थोड़ा सा वाइडेस्ट पार्ट होता है, तो इसको हम क्या कहते हैं? इसको हम कहते हैं बल्बर यूरिथ्रा। उसके बाद जो पीनस होता है, पीनस में जो यूरिथ्रा होता है उसको हम कहते हैं पिनाइल यूरिथ्रा। ठीक है, तो आई होप कि आपको ये बातें समझ आ गई हैं कि पिनाइल यूरिथ्रा किसको कहते हैं, बल्बर यूरिथ्रा किसको कहते हैं, मेम्ब्रेन यूरिथ्रा किसको कहते हैं, और प्रोस्टैटिक यूरिथ्रा किसको कहते हैं। अब आप सबके ज़हन में आ रहा होगा कि यार ये हम पढ़ क्यों रहे हैं, तो वो मैं आपको बता देता हूँ हम ये पढ़ क्यों रहे हैं। देखो, तो हम स्टार्ट करते हैं कि यूरिथ्रल इंजरी। ठीक है, यूरिथ्रल इंजरी कि फर्ज करो कोई बंदा है और उसका यूरिथ्रा यूरिथ्रा क्या हो गया? डैमेज हो गया। ठीक है, यूरिथ्रल डैमेज या यूरिथ्रा का डैमेज हुआ है। अब यूरिथ्रा के डैमेज होने से सबसे पहले तो हम अपनी कंप्लेंट्स पे जाते हैं कि मरीज आपके पास कैसे आएगा। तो माशाल्लाह आप किर्गिस्तान से डॉक्टर बने और आप माशाल्लाह बैठे हुए हैं यूरोलॉजी वार्ड में या इमरजेंसी में बैठे हुए हैं, और आपके पास एक मरीज आता है और उस मरीज का क्या नाम है? उस मरीज का नाम है शकील। ठीक है, उस मरीज का क्या नाम है? शकील नाम है। और वो कहता है कि डॉक्टर साहब, जहां से मतलब पेशाब जो आने का रास्ता है, जो यूरिथ्रा है, जो पीनस में होल है, ठीक है, इसको हम कहते हैं, ये जो यूरिथ्रा का ओरिफिस होता है इसको हम कहते हैं यूरिथ्रल ओरिफिस। इसको हम कहते हैं यूरिथ्रल ओरिफिस कहते हैं या यूरिथ्रल मियटस कहते हैं, यूरिथ्रल मियटस कहते हैं, या फिर हम इसको क्या कहते हैं? यूरिथ्रल ओरिफिस कहते हैं। अब जो शकील है, शकील आपके पास आया है और वो कहता है कि डॉक्टर साहब क्या मसला है? डॉक्टर साहब मसला ये है कि जब मैं मैं भी यूरिनेशन करता हूँ या नॉर्मल हालात में भी, जो यूरिथ्रल मियटस है, ठीक है, जो क्या है? यूरिथ्रल मियटस है, उसमें मुझे ब्लड आ रहा है। ठीक है, यूरिथ्रल मियटस में क्या आ रहा है? ब्लड आ रहा है। मतलब कि जो मेरा पेशाब का रास्ता है उसमें क्या आ रहा है? ब्लड आ रहा है। ठीक है, यूरिथ्रल मियटस में क्या आ रहा है? ब्लड निकल रहा है, ब्लड निकल रहा है। और इसके अलावा और क्या है? और क्या है जी? हिमाचूरिया है। जब मैं यूरिन करता हूँ तो तब भी ब्लड आ रहा है। ठीक है, तो मुझे बताएं क्या मसला है। तो आपने सस्पेक्ट करना है कि उसको क्या है? उसका यूरिथ्रा डैमेज हो चुका है। अब उसका यूरिथ्रा कैसे डैमेज हुआ है, क्यों डैमेज हुआ है, वो हम बात करते हैं। तो जो इसमें सबसे इंपॉर्टेंट बात है वो ये है कि जो यूरिथ्रल मेटस होगा, जहां से यूरिन ने बाहर निकलना होता है मेल में, उसको हम कहते हैं यूरिथ्रल मेटस। और उससे क्या आ रहा होगा? ब्लड आ रहा होगा। उससे क्या आ रहा होगा? ब्लड आ रहा होगा। अब हम इसको देखते हैं कि अच्छा यार, यूरिथ्रल मेटस में ब्लड आ रहा है, तो आपने फौरन सस्पेक्ट कर लिया कि इसको ना कोई यूरिथ्रा का डैमेज हुआ है, इसका यूरिथ्रा जो है वो खराब हो चुका है या इसको कोई डैमेज हुआ है। अब हम ये देखते हैं, हम उसे अब और से हिस्ट्री लेंगे कि भाईजान आपको हुआ क्या है। तो वो कहेगा डॉक्टर साहब मेरा एक्सीडेंट हुआ है, या डॉक्टर साहब मैं साइकिल चला रहा था तो तब ना, मैं बताता हूँ आपको, इसको इस इंजरी का ना स्पेसिफिक नाम होता है। तो जब मैं साइकिल चला रहा था तो जो मेरे जेनिटल ऑर्गन्स थे वो उस रोड पे टकराए हैं।
जो साइकिल का रोड था, जो साइकिल का बार था, उसके ऊपर टकराए हैं, तो उसकी उसके बाद से ये मसला हो गया है। या फिर क्या हुआ है कि जो मेरा पेल्विक बोन है वो टूट चुकी है। क्या ठीक है, तो ये इक्यावन सारी चीजें, बीस इक्यावन। ये सारी चीजें, इन सारी चीजों के बाद आपने क्या गैस किया कि यार इसको ना यूरिथ्रा जो है इसका वो डैमेज हाँ हो चुका है, इसका यूरिथ्रा क्या हो चुका है, क्या डैमेज हो चुका है। अब आपने उससे हिस्ट्री ली, और हिस्ट्री पे आपको दो चीजें मिल यार। सकती हैं। अगर तो एंटीरियर यूरिथ्रल डैमेज है, ठीक है, अगर तो क्या है, एंटीरियर यूरिथ्रल डैमेज है। पहली बात कि अगर एंटीरियर यूरिथ्रा कौन सा होगा, बाहर वाला, जिसमें पिनाइल यूरिथ्रा आता है। ठीक है, पिनाइल यूरिथ्रा आता है, आपका बल्बर यूरिथ्रा आता है। तो जो एंटीरियर यूरिथ्रल डैमेज में हमें कैसा क्या क्या चीजें मिलेंगी उसको हम देखते हैं। तो बिल्कुल आसान सी बात है, इसमें कोई मुश्किल बात नहीं है। जो एंटीरियर यूरिथ्रल इंजरी होगी, इसमें क्या होगा, इसमें स्टार्ट ऑफ पीनस, आपको पता है कि जो बल्बर यूरिथ्रा होता है वो कहाँ पे होता है, बल्ब ऑफ पीनस में होता है, और बल्ब ऑफ पीनस क्या है, एक वाइडेस्ट पार्ट है। तो एंटीरियर यूरिथ्रल डैमेज में क्या होगा कि स्टार्ट ऑफ यूरिथ्रा, जहां से पीनस स्टार्ट हो रहा है वहां पे डैमेज होगा। अब वहां पे डैमेज क्यों होगा उसको हम देखते हैं। तो इसका जो इसमें पार्ट इन्वॉल्व होगा, कौन सा यूरिथ्रा का पार्ट इन्वॉल्व होगा, ये अहम बात है। तो इसमें आपका या तो क्या हो सकता है, बल्बर, ठीक है, या तो आपका पिनाइल हो सकता है, जो पिनाइल वाला है, ठीक है, पिनाइल यूरिथ्रा इन्वॉल्व हो सकता है। या फिर इसके अलावा जो मोस्ट कॉमन है, दैट इज योर बल्बर यूरिथ्रा। ठीक है, तो बल्बर यूरिथ्रा, अब आपको कंफ्यूजन नहीं होनी चाहिए कि बल्बर यूरिथ्रा क्या होता है। तो या तो बल्बर यूरिथ्रा उसका डैमेज हो गया है, या उसका क्या हुआ है, जो उसका पिनाइल यूरिथ्रा वो डैमेज हो चुका है। लेकिन मोस्ट कॉमनली कौन सा होता है, बल्बर यूरिथ्रा होता है। मोस्ट कॉमन कौन सा होता है, बल्बर यूरिथ्रा होता है। अब आप कहते हैं कि यार हुआ क्या है, तो वो ये कहेगा कि डॉक्टर साहब मैं साइकिल चला रहा था और अचानक मुझे ब्रेक लगाना पड़ गई, या अचानक कोई आगे चीज आ गई, जिससे क्या हुआ कि जो मेरे जेनिटल ऑर्गन्स थे, जो साइकिल का बार होता है ना, ये देखो, फर्ज करो कि ये क्या है, हैंडल है, ठीक है, ये क्या है, हैंडल है, और ये उसका अगला पहिया है। ठीक है, तो जो वो बंदा बैठा था, तो उसके जो जेनिटल ऑर्गन्स थे वो इस बार पे टकरा गए हैं। ठीक है, तो इसको हम कहते हैं पेरिनियल स्ट्रेडल इंजरी। पेरिनियल स्ट्रेडल इंजरी एक खास किस्म की इंजरी है। इसको इसका मतलब ये होता है कि जो आपका पेरिनियम है, जहाँ पे आपके जो जेनिटल ऑर्गन्स हैं, अगर उन पे इंजरी आए तो उसको हम कहते हैं पेरिनियल इंजरी। और स्ट्रेडल का मतलब क्या होता है, स्ट्रेडल का मतलब ये होता है कि आपके वजन की वजह से उन पे और ज्यादा दबाव आ जाए। तो जब वो उस बंदे के जेनिटल ऑर्गन्स इस रोड पे टकराए, तो क्या हुआ कि उस बंदे के वजन की वजह से उसके जो जेनिटल ऑर्गन्स थे वो और ज्यादा रप्चर हो गए। तो इस इंजरी का नाम क्या होता है, इस इंजरी का नाम होता है पेरिनियल स्ट्रेडल इंजरी। जब आपने उससे हिस्ट्री ली तो शकील ने आपको ये बताया कि डॉक्टर साहब जब मैं साइकिल चला रहा था तो क्या हुआ कि जो मेरे जेनिटल ऑर्गन्स थे उन वो डैमेज हो गए, वो जो साइकिल की बार थी उसके साथ वो डैमेज हो गए। इसको हम कहते हैं पेरिनियल स्ट्रेडल इंजरी। ठीक है, तो मैकेनिज्म इस इंजरी का क्या होगा, पेरिनियल स्ट्रेडल इंजरी। मैकेनिज्म इस इंजरी का क्या होगा, पेरिनियल पेरिनियल स्ट्रेडल इंजरी। ठीक है, पेरिनियल स्ट्रेडल इंजरी होगी। ठीक है, तो पेरिनियल स्ट्रेडल इंजरी, आई होप कि आपको बात समझ आ गई होगी कि ये क्या होता है। और आज कोई बंदा मुझे मैसेज नहीं कर रहा, देखो मैं आपको बता देता हूँ। जो पाइनियर मेडिकोज है, जो मेरे नाम से, सॉरी, जो मेरे नाम से पार्टिसिपेंट है, नुमान के नाम से, आपने उस पे क्वेश्चन करना है, फिर मुझे दिखेगा। वरना जो पाइनियर मेडिकोज वाला है उसकी तो स्क्रीन शेयर हुई है, वो उससे मुझे कोई क्वेश्चन नहीं मिलेगा। तो अगर आपको कोई बात समझ नहीं आती तो आपने जो मेरे नाम से पार्टिसिपेंट है, जो को होस्ट भी है, उसको मैसेज करना है, ताकि मैसेज मेरे तक पहुंच सके और मैं आपको आंसर कर सकूं। ठीक हो गया। ओके जी, डॉक्टर काशिफ ने बता दिया कि क्लियर हो रहा है। तो इस इंजरी में क्या होगा, इस इंजरी में ये होगा कि उसके जो जेनिटल ऑर्गन्स हैं वो किसी ऐसी चीज से टकराएंगे कि उसके वजन की वजह से क्या होगा कि उसका जो जेनिटल ऑर्गन्स है वो डैमेज हो जाएंगे। और इसमें मोस्ट कॉमनली कौन सा रप्चर होगा, बल्बर यूरिथ्रा। बल्बर यूरिथ्रा क्या हो जाएगा, डैमेज हो जाएगा। अब इससे होगा क्या, बल्बर यूरिथ्रा जब डैमेज होगा तो अब इसमें सबसे जो अहम बात है वो ये है कि लोकेशन ऑफ यूरिन लीक, कि यूरिन उसमें कहाँ पे लीक होगा, लोकेशन ऑफ यूरिन लीक, कि अगर उस बंदे का बल्बर यूरिथ्रा डैमेज होता है तो यूरिन लीक किस पोजीशन पे होगा। ठीक है, तो इसको आपने देखना है। अब देखो, हम अपनी वापस डायग्राम पे जाते हैं। तो अब उस बंदे का क्या हुआ है, उस बंदे का ये वाला जो मैंने ये रेड से हाईलाइट किया है, ये क्या हुआ है, इट इज रप्चर्ड। ये जो बल्बर यूरिथ्रा है ये रप्चर हो चुका है। बल्बर यूरिथ्रा क्या हुआ है, रप्चर हुआ है। अब जब बल्बर यूरिथ्रा रप्चर हुआ है तो क्या होगा कि उसमें जो ब्लड होगा, ठीक है, जो जब वो रप्चर हुआ है तो ब्लड कहाँ पे आ जाएगा, नीचे टेस्टिस में आ जाएगा। नीचे टेस्टिस में आ जाएगा। और ये क्या है, टेस्टिस की आउटर कवरिंग को हम क्या कहते हैं, टेस्टिस की आउटर कवरिंग को हम क्या कहते हैं, स्क्रोटम। ठीक है, टेस्टिस की आउटर कवरिंग को हम क्या कहते हैं, स्क्रोटम। तो जरा मुझे शाबाश बताएं कि अगर किसी बंदे का बल्बर यूरिथ्रा डैमेज है तो क्या उसके स्क्रोटम में ब्लड भर जाएगा या नहीं भरेगा, उसमें स्क्रोटल हिमाटोमा होगा या नहीं होगा। तो सारे मुझे शाबाश सही बता रहे हैं कि उसमें स्क्रोटल हिमाटोमा होगा। उसमें क्या होगा, स्क्रोटल हिमाटोमा होगा। तो आपने क्या अभी बात क्या सीखी कि अगर कोई बंदा है और उसका बल्बर यूरिथ्रा डैमेज हुआ है, जो शकील है, अगर तो आपको उसके क्या मिलती है, स्क्रोटल हिमाटोमा। ठीक है, स्क्रोटल हिमाटोमा।
स्क्रोटल हिमाटोमा मिलता है, मतलब जो उसका स्क्रोटम है उसमें ब्लड भरा हुआ है, तो आप क्या कहोगे कि इसको क्या है, इसका बल्बर यूरिथ्रा डैमेज हुआ है, स्क्रोटल हिमाटोमा। उसके अलावा हम आगे चलते हैं, ब्लड एक्यूमुलेट्स इन स्क्रोटम, और उससे हमें क्या मिलेगा, स्क्रोटल हिमाटोमा मिलेगा। उसके अलावा अगर क्या होता है, अगर बक्स फेशिया भी डैमेज होता है, और बक्स फेशिया मैंने कल आपको बड़ी डिटेल में समझाया था, बक्स फेशिया क्या होता है। बक्स फेशिया क्या होता है, ये एक मेम्ब्रेन है जो कि क्या करती है, कवर करती है हमारी तीनों चीजों को। दो कवर्नोसम होते हैं और एक स्पोंजियोसम होता है। दो कवर्नोसम होते हैं और एक स्पोंजियोसम होता है, कल मैंने आपको समझाया था। इन तीनों को जो मेम्ब्रेन कवर कर रही होती है, इसको हम कहते हैं बक्स फेशिया। ठीक है, तो अगर बक्स फेशिया भी क्या हो जाती है, रप्चर होती है, अगर बक्स फेशिया भी क्या होती है, रप्चर होती है, तो क्या होगा, यूरिन एस्केप इनटू पेरिनियल स्पेस। ठीक है, जो यूरिन होगा, क्योंकि यूरिथ्रा में क्या था, यूरिथ्रा में यूरिन था ना, यूरिथ्रा में यूरिन था, तो यूरिन क्या करेगा, यूरिन एस्केप कर जाएगा इनटू, यूरिन एस्केप करेगा इनटू पेरिनियल स्पेस। और पेरिनियल स्पेस मैंने कल आपको समझाया भी था कि पेरिनियल स्पेस क्या होती है, जहां पे आपके जेनिटल ऑर्गन्स पड़े होते हैं, जहां पे आपके जेनिटल ऑर्गन्स पड़े होते हैं, इसको हम कहते हैं डायमंड शेप्ड रीजन होता है बिलो पेल्विक फ्लोर। फर्ज करो ये आपका पेल्विक पेल्विक फ्लोर है ना, तो अगर आप सामने से मरीज को देखें तो ये यहाँ पे ना एक डायमंड शेप इस तरह का ना एक स्ट्रक्चर बन रहा होता है, इसको हम कहते हैं पेरिनियम। इसको हम आगे जाके एनाटॉमी में पढ़ेंगे भी, टेंशन नहीं लेनी। इसको हम कहते हैं पेरिनियम। तो ये जो पेरिनियल एरिया होगा, इसमें क्या हो जाएगा, यूरिन एक्यूमुलेट होगा। तो अब ये जो शकील साहब है, शकील साहब आपके पास कैसे आए, शकील आया आपके पास के डॉक्टर साहब, जहां से मैं यूरिन करता हूँ वहां से क्या आ रहा है, ब्लड आ रहा है। ठीक है, तो आप कहते हैं अच्छा हम देखते हैं। आप आपने उससे पूछा कि यार कोई एक्सीडेंट तो नहीं हुआ, वो कहता है हाँ एक्सीडेंट हुआ था। वो कहता है क्या आपने, क्या कैसे हुआ आपने, वो कहता है कि जब मैं साइकिल चला रहा था, तो जो साइकिल का रोड था उस पे जो मेरे जेनिटल ऑर्गन थे वो सारे उसके ऊपर टकरा गए थे, और इसको मेडिकल में कहते हैं पेरिनियल स्ट्रेडल इंजरी, पेरिनियल स्ट्रेडल इंजरी इसको हम कहते हैं। अब इसमें अच्छा आपको शक हो गया कि यार इसका ना बल्बर यूरिथ्रा खराब है। फिर आपने जब उसका स्क्रोटम एग्जामिन किया तो उसमें स्क्रोटम में क्या था, ब्लड भरा हुआ था, स्क्रोटल हिमाटोमा था। तो आपको थोड़ा सा और अंदाजा हो गया कि यार इसको ना क्या है, इसका बल्बर यूरिथ्रा डैमेज हो चुका है, इसका इंटीरियर यूरिथ्रल डैमेज हुआ है। फिर आपने क्या किया, फिर आपने उसका चेक किया, अगर उसके जो पेरिनियल एरिया है अगर उसमें यूरिन एक्यूमुलेट है, तो आपको ये भी पता चल गया कि इसका क्या है, इसका बक्स फेशिया भी क्या हो चुका है, रप्चर हो चुका है। और बक्स फेशिया कल मैंने आपको समझाया था कि जो दो कैवर्नोसम होते हैं और एक स्पोंजियोसम होता है, इन तीनों को जो चीज कवर कर रही होती है इसको हम कहते हैं बक्स फेशिया। इसको हम क्या कहते हैं, बक्स फेशिया कहते हैं। ठीक है, तो अगर बक्स फेशिया भी रप्चर होगा तो जो पेरिनियल एरिया है, जो पेरिनियल एरिया है वहां पे क्या होगा, यूरिन एक्यूमुलेट होगा। उसके बाद हम आगे चलते हैं, और आगे अब एक आपके पास एक और बंदा आया है। ठीक है, फर्ज करें कोई भी एक और शकील आ गया, ठीक है, एक और बंदा आया है और वो भी यही कहता है, वो ये कहता है कि डॉक्टर साहब, अब हम पढ़ने लगे हैं पोस्टीरियर यूरिथ्रल इंजरी। अब वो सबसे पहले आपके पास आया है और आप माशाल्लाह स्टेथ वगैरह लगा के बैठे हुए हैं, तो पोस्टीरियर यूरिथ्रल इंजरी। तो अब वो आपके पास आया और वो कहता है कि डॉक्टर साहब जहां से मैं यूरिन करता हूँ, ठीक है, जहां से मैं यूरिनेशन करता हूँ, जो वो होल है, जो मीटस है, इसको हम कहते हैं यूरिथ्रल मीटस। ठीक है, यूरिथ्रल मीटस, वहां से ब्लड आ रहा है। अब आपको शक हो गया कि यार इसको ना यूरिथ्रा इसका डैमेज हो चुका है। अब आपने उससे जब हिस्ट्री ली, जब आपने उससे हिस्ट्री ली तो वो आपको बताएगा कि मेरा क्या हुआ है, मेरा आरटीए हुआ है। ठीक है, मेरा क्या हुआ है, आरटीए, मतलब मेरा अभी अभी रोड ट्रैफिक एक्सीडेंट हुआ है, या फिर कुछ एक हफ्ता पहले रोड ट्रैफिक एक्सीडेंट हुआ था। और उस रोड ट्रैफिक एक्सीडेंट की वजह से जो मेरी पेल्विक बोन्स थी, ठीक है, जो मेरी पेल्विक बोन्स थी, वो क्या हो गई थी, टूट गई थी। ठीक है, वो क्या हो गई थी, ब्रेक हो गई थी, वो टूट गई थी। तो इनके टूटने की वजह से मुझे शायद यूरिन आ रहा है। तो अब आपको अंदाजा हो गया कि यार चूंकि इसकी पेल्विक बोन्स टूटी हैं, इसकी क्या हुई है, पेल्विक बोन्स टूटी हैं। और पेल्विक बोन्स कल भी मैंने आपको समझाया था, जब पेल्विक बोन टूटेंगी तो क्या होगा, पेल्विक स्प्लिंटर। ठीक है, स्प्लिंटर हम कहते हैं पार्ट्स को, कि कुछ ऐसे पार्ट्स निकलेंगे जो पेल्विक बोन्स के कुछ छोटे छोटे टुकड़े होंगे, जो कि क्या करेंगे, आपके डैमेज कर देंगे किसको, यूरिथ्रा को। ठीक है, डैमेज करेंगे किसको, यूरिथ्रा को। अब हम वापस अपनी डायग्राम की तरफ चलते हैं, और क्या होगा कि फर्ज करो यहाँ पे आपकी क्या पड़ी है, ठीक है, ये जो मैंने बनाई है, ये दिस इज योर पेल्विक बोन। अब फर्ज करो कि पेल्विक बोन डैमेज हुई है, तो जाहिरी सी बात है जो पीनस के अंदर यूरिथ्रा उसको तो वो डैमेज नहीं कर पाएगी, बट वो जो जो हमारा पोस्टीरियर यूरिथ्रा पड़ा हुआ है, जिसमें सबसे नाजुक कौन सा आता है, सबसे नाजुक आता है हमारा मेम्ब्रेनियस यूरिथ्रा, ये वाला। ठीक है, मेम्ब्रेनियस ये वाला। तो ये किसको डैमेज कर देगी, अगर पेल्विक बोन फ्रैक्चर हुआ है तो कौन सा यूरिथ्रा डैमेज होगा, मेम्ब्रेनियस। अगर उसको साइकिल इंजरी हुई है या उसको पेरिनियल स्ट्रेडल इंजरी हुई है, तो उसका कौन सा यूरिथ्रा डैमेज होगा, दैट विल बी बल्बर। अब क्या होगा कि ये जो उसका मेम्ब्रेनियस यूरिथ्रा था, ये क्या हो चुका है, रप्चर हो चुका है। ये क्या हो चुका है, रप्चर हो चुका है। अब हम इसको देखते हैं कि इसकी पहले थ्योरेटिकल बातें करते हैं, फिर मैं आपको दोबारा डायग्राम पे लेके आता हूँ। तो पोस्टीरियर यूरिथ्री में आपको वो क्या बताएगा, स्टील ये बताएगा कि डॉक्टर साहब मेरा एक हफ्ते पहले या अभी अभी आज के दिन क्या हुई है, पेल्विक बोन्स ब्रेक हो चुकी थी आरटीए की वजह से, रोड ट्रैफिक एक्सीडेंट की वजह से, जिससे क्या हो रहा है कि जो
जहां से मैं यूरिनेशन करता हूँ वहां से क्या होता है, वहां से ब्लड आ रहा है, वहां से क्या आ रहा है, ब्लड आ रहा है। तो इसमें अब हमारे जो मुतल्लक बातें वो ये हैं कि इसमें क्या होगा कि इसमें जो मैकेनिज्म ऑफ इंजरी क्या होगा, पेल्विक फ्रैक्चर, जो पेल्विक बोन्स हैं या जो पेल्विस है उसका फ्रैक्चर हुआ है। उसके बाद इसमें लोकेशन क्या होगी कि जहां पे आपका यूरिन वगैरह एक्यूमुलेट होगा, तो लोकेशन आपको कहाँ पे मिलेगी, तो इसमें यूरिन आपको मिलेगा, यूरिन लीक्स इनटू रेट्रो प्यूबिक स्पेस। ये मैंने आपको कल भी बात समझाई थी। फर्ज करो कि ये क्या है, आपकी प्यूबिस है, मोन्स प्यूबिस है, ठीक है, दिस इज मोन्स प्यूबिस। सर थोड़ा बुक से शो करवा दे प्लीज। ओके ओके, मैं करवाता हूँ शो, बस एक दफा हम पढ़ लें फिर मैं आपको बुक पे लेके चलता हूँ। फर्ज करो दिस इज योर मोन्स प्यूबिस, ठीक है, मोन्स प्यूबिस, और ये क्या है, प्यूबिक हेयर्स हैं, ठीक है, ये क्या है, प्यूबिक हेयर्स। और हमने कल भी पढ़ा था कि हमारा जो ब्लैडर होता है, ब्लैडर इस तरह होता है, ठीक है, जो हमारी प्यूबिक होती है, जहाँ पे प्यूबिक हेयर्स होते हैं, उसके पीछे क्या होता है, उसके पीछे ब्लैडर पड़ा होता है। इसके दरमियान खाली स्पेस होती है। इसके दरमियान ये जो मैंने क्वाइल सी बनाई है, ये क्या है, खाली स्पेस है, ठीक है, ये क्या है, खाली स्पेस। इस स्पेस को हम क्या कहते हैं, इस स्पेस को हम कहते हैं रेट्रो। रेट्रो का मतलब होता है पीछे, और प्यूबिक का मतलब क्या होगा, आपका मोन्स प्यूबिस, ठीक है। तो रेट्रो प्यूबिक स्पेस। तो अब हम डायग्राम पे वापस चलते हैं। और अब मुझे सर शाबाश जल्दी बताएंगे कि अगर मेम्ब्रेनियस यूरिथ्रा होगा, फर्ज करो कि ये यहाँ से रप्चर हो चुका है, ठीक है, फर्ज करो कि जो मेम्ब्रेनियस यूरिथ्रा है वो डैमेज हो चुका है, तो यूरिन कहाँ पे आएगा, यूरिन यहाँ पे आएगा। और ये क्या है, दिस इज योर प्यूबिक बोन, ठीक है, ये क्या है, प्यूबिक बोन है, ठीक है। मैं आपको दोबारा बना के दिखा देता हूँ। देखो दिस इज प्यूबिक बोन, यहाँ पे आपकी क्या होती है, प्यूबिक बोन होती है, ऐसी होती है ना। और ये आपका ब्लैडर है, तो ये वाली जो स्पेस है यहाँ पे क्या बढ़ जाएगा, यहाँ पे यूरिन एक्यूमुलेट हो जाएगा। तो इस वजह से जब भी मेम्ब्रेनियस यूरिथ्रा रप्चर होता है, हमें यूरिन कहाँ पे मिलता है, रेट्रो प्यूबिक स्पेस में, रेट्रो प्यूबिक स्पेस में मिलेगा। लेकिन अगर अगर क्या होगा, अगर बल्बर यूरिथ्रा डैमेज होगा तो किसमें मिलेगा आपको, स्क्रोटल हिमाटोमा मिलेगा, स्क्रोटल हिमाटोमा मिलेगा, और आपको ब्लड मिलेगा, यूरिथ्रल मीटस पे मिलेगा। और जो यूरिन होगा वो किस एरिया में मिलेगा आपको, पेरिनियल स्पेस में मिलेगा। तो ये सारी चीजें आपने इसको डिफरेंशिएट करना है, ये इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ठीक है, ये वाला। अब मैं आपको बुक थोड़ी सी दिखा देता हूँ, ये हमारी आगे बुक, ठीक है, अब बुक पे चलते हैं। और ये उसने सेम वही चीजें बताई हैं जो मैंने आपको सारी समझाई है ना, ये वही बातें हैं। अगर आपको बात समझ आ गई है तो ये बहुत आसान है, ठीक है। यूरिथ्रल इंजरी इंपॉर्टेंट है, इसमें से एमसीक्यू थोड़ा बहुत आने के चांसेस होते हैं। तो इसको मैं आपको एक दफा पढ़ के सुना देता हूँ। उसने ये लिखा हुआ है कि सबसे पहले यूरिथ्रल इंजरी में उसने ये लिखा हुआ है कि अकर्स ऑलमोस्ट एक्सक्लूसिवली इन मेल्स, ठीक है, जो मेल्स होते हैं, जो मर्द होते हैं, उनमें ये ज्यादातर होता है। प्रेजेंट विद ब्लड एट यूरिथ्रल मेटस। यूरिथ्रल मेटस कौन सा होता है, ये देखो, ये आपका है यूरिथ्रल मेटस, जहां से यूरिन बाहर आता है, ठीक है, जहां से यूरिन बाहर आता है उसको हम कहते हैं यूरिथ्रल मेटस। तो यूरिथ्रल मेटस में क्या आ रहा होगा, ब्लड आ रहा होगा। तो जो शकील आपके पास आएगा वो क्या कहेगा कि डॉक्टर साहब क्या आ रहा है, ब्लड आ रहा है यूरिथ्रल मेटस से। और क्या आ रहा है, जब मैं यूरिन करता हूँ तो क्या आता है, ब्लड आता है। डिफिकल्टी वाइडिंग का वही मतलब है कि वो जब वो यूरिन करता है तो उसको प्रॉब्लम होती है, उसको पेन होती है। यूरिथ्रल कैथेटर, हाँ, इसमें ये थोड़ी सी अहम बात है कि जो जब भी यूरिथ्रा डैमेज होगा ना, तो आपने उसको कैथेटर पास नहीं करना। जब भी यूरिथ्रा डैमेज होगा आपने उसको कैथेटर पास नहीं करना, वरना वो यूरिथ्रा को और ज्यादा डैमेज कर देगा। क्योंकि जो कैथेटर होता है उसको हम यूरिथ्रा से डालते हैं ना, तो अगर हम यूरिथ्रा उसको कैथेटर पास करेंगे तो वो और ज्यादा उसको डैमेज कर देगा। अब उसके बाद उसने लिखा हुआ है कि इसकी दो टाइप्स हैं, जो यूरिथ्रा है इसकी दो टाइप्स हैं इंजरी की। या तो उसमें क्या हो सकता है, इंटीरियर इंजरी हो सकती है, या पोस्टीरियर यूरिथ्रा इंजर हो सकता है। अगर इंटीरियर यूरिथ्रा इंजर होता है तो उसमें मोस्ट कॉमनली आपको हिस्ट्री कौन सी मिलेगी, पेरिनियल स्ट्रेडल इंजरी। जिस तरह मैंने आपको एग्जांपल बताई कि जो शकील है वो आपको ये कहेगा कि डॉक्टर साहब मैं बड़े मजे से बिस्टीक में साइकिल चला रहा था, लेकिन अचानक आगे बड़ी प्यारी एक रशियन गर्ल आ गई और मुझे अचानक ब्रेक लगानी पड़ी। जब मैंने ब्रेक लगाई तो मेरा क्या होगा कि जो मेरे जेनिटल ऑर्गन्स थे वो साइकिल की बार के ऊपर टकरा गए, जिससे क्या हो रहा है कि उसके बाद से मुझे जो यूरिथ्रल मेटस है उसमें से ब्लड आ रहा है, ठीक है। तो डिसरप्शन ऑफ बल्बर यूरिथ्रा, इसमें जो मोस्ट कॉमनली हमारा यूरिथ्रा डैमेज होता है वो कौन सा होता है, बल्बर यूरिथ्रा। और बल्बर यूरिथ्रा में आपको और चीजें क्या मिलेंगी, स्क्रोटल हिमाटोमा। जब आप उसके स्क्रोटम जो जब आप उसके टेस्टिस क्या करोगे, एग्जामिन करोगे, तो उसमें आपको ब्लड मिलेगा। क्यों, क्योंकि देखो इस डायग्राम पे भी वही उसने बनाया हुआ है कि जब आपका बल्बर यूरिथ्रा से डैमेज होगा तो ब्लड नीचे की तरफ आएगा, किस में आ जाएगा, स्क्रोटम में आ जाएगा, ठीक है। तो उसके बाद उसने लिखा हुआ है अगर बक्स फेशिया हमने कल भी पढ़ा था। बक्स फेशिया क्या होता है, बक्स फेशिया तीनों जो हमारी स्पोंजियोस, दो कवर्नोसम और एक स्पोंजियोसम को जो चीज कवर कर रही होती है उसको हम कहते हैं बक्स फेशिया, ठीक है, उसको हम क्या कहते हैं, बक्स फेशिया कहते हैं। अब अगर तो बक्स फेशिया भी हमारा
रप्चर हो जाता है तो उससे क्या होगा, जो यूरिन होगा वो पेरिनियल स्पेस में आ जाएगा। उसके अलावा जो दूसरी इसकी टाइप्स है, दैट इज पोस्टीरियर यूरिथ्रल इंजरी। अगर तो क्या होता है, अगर वो आपको पेशेंट हिस्ट्री देता है पेल्विक फ्रैक्चर की, कि डॉक्टर साहब जो मेरी पेल्विक बोन्स थी वो टूट गई थी, तो उसके टूटने से क्या होगा कि जो आपका बल्बो मेम्ब्रेनियस जंक्शन है, ठीक है, ये इसका वीकेस्ट पार्ट होता है। बल्बो मेम्ब्रेनियस जंक्शन, जहां पे आपका बल्बर और मेम्ब्रेनियस यूरिथ्रा मिल रहे होते हैं, ये वीकेस्ट पार्ट होता है यूरिथ्रा का। तो इसके रप्चर होने के थोड़े से चांसेस होते हैं। यहाँ फिर अगर फर्ज करें आपका मेम्ब्रेनियस यूरिथ्रा क्या हो गया है, रप्चर हो गया है, तो ये उसने दूसरी डायग्राम में आपको समझाया भी हुआ है, ये देखें ये यहाँ पे, कि उसने क्या किया हुआ है कि जो उसका बल्बो मेम्ब्रेनियस जंक्शन था वो टॉर्न हो गया है, वो फट गया है, जिसकी वजह से क्या होगा कि यूरिन कहाँ पे एक्यूमुलेट हो जाएगा, रेट्रोप्यूबिक स्पेस में। रेट्रोप्यूबिक स्पेस में यूरिन क्या हो जाएगा, एक्यूमुलेट हो जाएगा। तो अब जरा मैं आपसे एक क्वेश्चन करता हूँ कि आपके पास एक मरीज आया है और उसका नाम है शकील, ठीक है, उसका नाम क्या है, शकील है। और वो कह रहा है कि डॉक्टर साहब जो जहाँ से मैं यूरिन करता हूँ तो वहां मुझे ब्लड आ रहा है, वहां से मुझे क्या आ रहा है, ब्लड आ रहा है। और मैं ना मेरा ना एक हफ्ते पहले रोड एक्सीडेंट हुआ था। तो अब मुझे बताएं कि इस ये जो मरीज मैंने आपको बताया है, इसमें जब आप उसका एग्जामिन करोगे तो आपको स्क्रोटल हिमाटोमा मिलेगा या नहीं मिलेगा, यस और नो, जस्ट यस और नो, यस और नो आंसर करना है। इसमें आपको स्क्रोटल हिमाटोमा मिलेगा या नहीं मिलेगा? डॉक्टर आयशा, डॉक्टर अनम, डॉक्टर समीना कह रही हैं जी मिलेगा, डॉक्टर अदनान सही बता रहे हैं कि नहीं मिलेगा, डॉक्टर एमन कह रही है मिलेगा। दोबारा सुन लें, चले दोबारा सुन लें, क्वेश्चन को दोबारा सुन लें। मैंने कहा कि एक मरीज आपके पास आया है और वो ये कह रहा है कि डॉक्टर साहब एक हफ्ता पहले मेरा एक्सीडेंट हुआ था, एक हफ्ता पहले एक्सीडेंट हुआ था, और मेरी जो पेल्विक बोन थी वो टूट चुकी थी, एक हफ्ता पहले एक्सीडेंट हुआ था, पेल्विक बोन टूट चुकी थी। तो जब आपने उसको एग्जामिन किया तो क्या आप उसको स्क्रोटल हिमाटोमा मिलेगा? तो नहीं मिलेगा यार, नहीं मिलेगा, क्योंकि उसकी ये पोस्टीरियर यूरिथ्रल इंजरी है, ठीक है, इट इज पोस्टीरियर यूरिथ्रल इंजरी। इसमें आपको जो यूरिन मिलेगा वो रेट्रोप्यूबिक स्पेस में, हाँ, इसमें जो यूरिन होगा वो रेट्रोप्यूबिक स्पेस में मिलेगा। और इसमें एक वर्ड लिखा हुआ है हाई राइडिंग ऑफ प्रोस्टेट, ठीक है, हाई राइडिंग ऑफ प्रोस्टेट, इसके आगे लिख लें कि जो प्रोस्टेट होगा उसकी थोड़ी सी हाइट ज्यादा हो जाएगी ड्यू टू एक्यूमुलेशन ऑफ यूरिन इन रेट्रोप्यूबिक स्पेस। जो प्रोस्टेट होगा वो क्या होगा, वो थोड़ा सा ऊपर की तरफ उठ जाएगा। और शाबाश, मुझे कोई बड़ा लावा बंदा बताएगा कि ओवर राइडिंग ऑफ एओर्टा हमने किस डिजीज में पढ़ा था, शाबाश जल्दी बताएं, बहुत आसान सी बात है। ओवर राइडिंग ऑफ एओर्टा हमने किस में पढ़ा था, ओवर राइडिंग ऑफ एओर्टा किस में पढ़ा था, जल्दी बताएं। और हाई राइडिंग ऑफ प्रोस्टेट हम किस में पढ़ रहे हैं, इट इज प्रेजेंट इन पोस्टीरियर यूरिथ्रल इंजरी। यस डॉक्टर मुकद्दस, एक्सीलेंट। टेट्रालॉजी ऑफ फॉल आउट, टेट्रालॉजी ऑफ फॉल आउट में क्या होता है, हमारी चार चीजें होती हैं, इसमें एक क्या होता है, हमारा ओवर राइडिंग ऑफ एओर्टा होता है, हमने इसको सीवीएस में काफी डिटेल में देखा था। अब समझ आ चुकी है, इसमें कोई मसला तो नहीं रह गया? जल्दी बताएं, शाबाश जल्दी बताएं, जल्दी 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 आंसर करें, हमने काफी करना है आज सिलेबस। जी डॉक्टर मुकद्दस को क्लियर हो गया है, डॉक्टर समीना को भी क्लियर हो गया, डॉक्टर अनम को भी क्लियर हो गया, और बाकी शायद सो रहे हैं या बाकी शायद मैच देख रहे हैं। तो खैर हम आपके अपने नसीब आपकी तरफ हैं, लेकिन हम इसको चलते हैं और हमारा ये यूरिथ्रल इंजरी कंप्लीट हो चुका है। अब हम आगे चलते हैं और आगे उसने बताया हुआ है कि जो मेल होते हैं, ठीक है, अब हम मेल्स के बारे में पढ़ेंगे, आज हम ना ज्यादातर मेल के बारे में पढ़ेंगे, कल से या परसों से हम फीमेल स्टार्ट करेंगे, ठीक है। तो आज हम देखते हैं कि जो हमारा ऑटोनॉमिक इनर्वेशन है, ठीक है, ऑटोनॉमिक इनर्वेशन कि जो मेल होता है इसमें इरेक्शन किस वजह से होती है और इजैकुलेशन किस वजह से होती है, तो ये थोड़ा सा इंटरेस्टिंग है, इसको ध्यान से सुनना। ऑटोनॉमिक इनर्वेशन, ठीक है, ऑटोनॉमिक इनर्वेशन, ऑटोनॉमिक इनर्वेशन के जो मेल्स होते हैं इनमें जो इजेक्शन और इजैकुलेशन कब कैसे कैसे होती है, ऑटोनॉमिक इनर्वेशन, ऑटोनॉमिक इनर्वेशन, इसको ये क्या होती है, ठीक है। तो इसमें हम देखते हैं, सबसे पहले उसने लिखा हुआ है इरेक्शन, ठीक है, सबसे पहले उसने क्या लिखा हुआ है कि इरेक्शन, कि जो मेल्स होते हैं इनका जो पीनस होता है वो इरेक्ट कैसे होता है, ठीक है, तो इरेक्ट कैसे होता है इसको हम देखते हैं। सबसे पहले आपने याद रखना है कि जो इरेक्शन होती है ये बहुत अहम बात है। जो इरेक्शन होती है ये इट इज ड्यू टू पैरासिम्पैथेटिक, इट इज ड्यू टू पैरासिम्पैथेटिक, इट इज ड्यू टू पैरा, इट इज ड्यू टू पैरासिम्पैथेटिक, पैरा सिंपैथेटिक, ये पैरासिम्पैथिक ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम की वजह से होती है। जो इरेक्शन होती है वो किस वजह से होती है, पैरासिम्पैथिक ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम की वजह से। और इसकी रूट वैल्यू क्या है, जो यहाँ पे नर्व्स आ रही होती हैं वो किस जगह, वो किस वर्टिब्रा से निकल रही होती हैं, दे आर ओरिजिनेटिंग फ्रॉम एस टू से लेके S4 तक, ठीक है। इस सैक्रल प्लेक्सिस, जो सैक्रल प्लेक्सिस होता है S2 से लेके S4 तक, इससे जो नर्व्स निकलती हैं वो किसको इनर्वेट करती हैं, वो क्या करवाती हैं, वो इरेक्शन कॉज कराती हैं, एंड दे आर पैरासिम्पैथिक, ये बहुत अहम बात है। इरेक्शन किसकी वजह से होती है, पैरासिम्पैथिक की वजह से। इजैकुलेशन किसकी वजह से होती है, सिंपैथिक की वजह से। तो इरेक्शन किसकी वजह से होती है, पैरासिम्पैथिक की वजह से। अब हम इसको देखते हैं और इसमें उसने आगे लिखा भी हुआ है पेल्विक स्प्लैंकनिक नर्व्स, ठीक है, पेल्विक
स्प्लैंकनिक नर्व्स हम इसको कहते हैं, पेल्विक स्प्लैंकनिक नर्व, स्प्लैंकनिक नर्व, ठीक है, पेल्विक स्प्लैंकनिक नर्व। तो ये इसमें सिर्फ आपने रीड करना है। लेकिन जो इसमें समझने वाली बात है वो ये है, इसको हम इसमें सीवीएस में पढ़ चुके हैं, मैं दोबारा पढ़ा देता हूँ। मैंने आपको एक कुलिया बताया था, मैंने आपको एक कुलिया बताया था कि जब भी नाइट्रोजन ऑक्साइड आ जाए ना, तो आपने डायलेशन के बारे में सोचना है। जब भी नाइट्रोजन ऑक्साइड ज्यादा होगी, तो नाइट्रोजन ऑक्साइड क्या करती है, नाइट्रोजन ऑक्साइड स्मूथ मसल को रिलैक्स करती है। स्मूथ मसल को क्या करती है, रिलैक्स करती है। फर्ज करें कि ये क्या है, एक वेसल है, ठीक है, ये क्या है, वेसल है, ठीक है, दिस इज अ वेसल। और इसकी दीवारों में क्या है, इसकी दीवारों में क्या है जी, स्मूथ मसल है, ठीक है। इसकी जो वाल्स है, इसकी वो किससे मिलकर बनी है, स्मूथ मसल से मिलकर बनी है। अब जब भी नाइट्रोजन ऑक्साइड आएगी, जब भी नाइट्रोजन ऑक्साइड आएगी, क्या होगा, ये स्मूथ मसल्स क्या करेंगे, रिलैक्स करेंगे। ये स्मूथ मसल जब रिलैक्स करेंगे तो क्या होगा, वेजो डायलेशन होगी, ठीक है। ये क्या होगा, वेजो डायलेशन होगी। तो आपने याद रखना है, जब पैरासिम्पैथिक इनर्वेशन आती है तो नाइट्रोजन ऑक्साइड ज्यादा हो जाती है। जब नाइट्रोजन ऑक्साइड ज्यादा होती है, नाइट्रोजन ऑक्साइड ज्यादा होती है तो क्या होता है, साइक्लिक जीएमपी, ठीक है, जो साइक्लिक जीएमपी है, साइक्लिक जीएमपी ये ज्यादा हो जाते हैं। अब इसको हमने एंडोक्राइनोलॉजी में पढ़ा था कि साइक्लिक जीएमपी, मैंने पूरे पूरे पाथवेज आपको पढ़ाए थे, अगर आपको याद हो तो। और हमने इसको सीवीएस में भी पढ़ा था जब मैं फार्माकोलॉजी करवा रहा था। तो साइक्लिक जीएमपी क्या होता है, जो नाइट्रोजन ऑक्साइड है साइक्लिक जीएमपी के लेवल को ज्यादा करती है। अब ये जो साइक्लिक जीएमपी है ना, ये साइक्लिक जीएमपी एक एंजाइम होता है, इसको लिख ले, आपकी बुक पे नहीं लिखा हुआ, मैंने आपको पहले पढ़ाया हुआ है। यस डॉक्टर अदनान, आप सही बता रहे हैं। जो स्मूथ मसल के अंदर एक एंजाइम होता है, उसको हम कहते हैं एमएलसी फोस्फेट, ठीक है, उसको हम क्या कहते हैं, एमएलसी फोस्फेट, एमएलसी फोस्फेट। इसको हमने बड़ी डिटेल में पढ़ा था। मैंने आपको एक कुलिया बताया था, जब भी फोस्फेट आ जाए, जब भी हम फोस्फोराइलेशन करते हैं, जब भी हम मसल की फोस्फोराइलेशन करते हैं, हम फोस्फेट ग्रुप हम फोस्फोराइलेशन करते हैं, तो उससे क्या होता है, जो स्मूथ मसल होता है वो रिलैक्स होता है। लेकिन जब हम जब हम क्या करते हैं, देखो हमने दो चीजें पढ़ी थी, काइनेज एंड फोस्फेट। जब मैंने कहा था जब हम फोस्फोराइलेशन करते हैं, तो ये सारे स्टूडेंट इसमें कंफ्यूज हो जाते हैं। देखो, अगर तो फोस्फेट ग्रुप अटैच है मसल के साथ, तो इसका मतलब है कि मसल कॉन्ट्रैक्ट करेगा। वो कौन सा एंजाइम कराता है, वो कराता है काइनेज, उसको हम कहते हैं एमएलसी काइनेज। और एमएलसी का मतलब क्या है, मायोसिन लाइट चेन, मैंने आपको पढ़ाया था। लेकिन जिन जिन बच्चों ने नया ज्वाइन किया उनको मैं दोबारा समझा देता हूँ, देखो कंफ्यूज नहीं होना। हमारे पास जो स्मूथ मसल्स होते हैं ना, इनमें दो तरह के एंजाइम्स होते हैं। एक होता है काइनेज, ठीक है, एक क्या होता है, काइनेज होता है। और एक क्या होता है, फोस्फेट होता है, ठीक है, एक क्या होता है, फोस्फेट होता है, और एक होता है काइनेज। ये मैंने आपको पढ़ाया था। अब जो काइनेज होता है, काइनेज क्या करता है, अटैच करता है, ठीक है, ये क्या करता है, अटैच करता है, किसको अटैच करता है, फोस्फेट ग्रुप को। जब भी मैंने आपको कुलिया बताया था, जब आपके मसल के साथ जो मायोसिन लाइट चेन है, क्योंकि आपकी जो स्मूथ मसल है इसमें मायोसिन चेन होती है, अगर तो मायोसिन लाइट चेन के साथ फोस्फेट अटैच है, अगर तो क्या है, फोस्फेट अटैच है, तो वो जो चेन होती है वो कंट्रैक्ट कर जाती है, तो मसल क्या कर जाता है, कंट्रैक्ट करता है। तो जब भी हम काइनेज एंजाइम को एक्टिवेट करेंगे, जब भी हम काइनेज एंजाइम को एक्टिवेट करेंगे, जिसमें आता है एमएलसी काइनेज, मायोसिन लाइट चेन काइनेज, तो क्या होगी, स्मूथ मसल की कंट्रैक्शन होगी, पहली बात। जो जो फोस्फेट होता है, ये डी अटैच करता है, ठीक है। ये हालांकि हमारी अकल ये कहती है कि फोस्फेट को अटैच करना चाहिए, लेकिन ये उलट है। इसको आप कंफर्म भी कर सकते हो मेरे ऊपर अगर यकीन नहीं है तो। ये क्या करता है, डी अटैच करता है फोस्फेट को। जब हम फोस्फेट को निकालते हैं, मसल से निकालते हैं, मसल से डी अटैच करते हैं, तो मसल क्या कर जाता है, रिलैक्स करता है। मसल क्या करता है, रिलैक्स करता है। अब आपने क्या सीखा कि जो आपके फोस्फेट वाले इंजाइम्स हैं, इनको स्टिमुलेट करने वाली कौन सी चीज है, दैट इज योर साइक्लिक जीएमपी, दैट इज योर साइक्लिक जीएमपी। और साइक्लिक जीएमपी को ज्यादा करने वाली कौन सी चीज है, दैट इज योर नाइट्रोजन ऑक्साइड, ठीक है। जब भी नाइट्रोजन ऑक्साइड ज्यादा होगी, साइक्लिक जीएमपी ज्यादा होगी, साइक्लिक जीएमपी ज्यादा होने से क्या होगा, मायोसिन लाइट चेन फॉस्फेटेज क्या होगा, ज्यादा होगा, जिससे फॉस्फेट ग्रुप क्या हो जाएगा, डीटैच होगा, और मसल क्या करेगा, रिलैक्स करेगा। और शाबाश, मुझे जल्दी से बताएं कि नाइट्रोजन ऑक्साइड में देने से जो इसमें वेजो डायलेशन होगी या वेजो कंस्ट्रिक्शन होगी। मीन फॉस्फेटेज विल ब्लॉक कैल्शियम चैनल, नहीं नहीं, कैल्शियम चैनल को नहीं ब्लॉक करता, ये फॉस्फेट ग्रुप को जो मायोसिन लाइट चेन होती है उससे फॉस्फेट ग्रुप को डिटैच कर देता है। इसको मस्कुलोस्केलेटल सिस्टम में दोबारा भी मैं आपको पढ़ाऊंगा, वहां पे ये इसकी प्रॉपर डिटेल लिखी हुई है। तो इसमें क्या होगी, डायलेशन होगी, इसमें क्या होगी, डायलेशन होगी। तो अभी आपने सीखा कि जब हमारी पैरासिम्पैथिक इनर्वेशन आती है, जब पैरासिम्पैथिक इनर्वेशन आती है तो क्या होता है, साइक्लिक जीएमपी ज्यादा होता है,
साइक्लिक जीएमपी ज्यादा होने से क्या होता है, मायोसिन लाइट चेन फॉस्फेटेज की एक्टिविटी ज्यादा होती है। जब मायोसिन लाइट चेन फॉस्फेटेज की एक्टिविटी ज्यादा होती है तो क्या आती है, वेजोडाइलेशन। और जो पीनस होता है इसमें ब्लड ज्यादा आता है। और जो हमने कल पढ़ा था कार्पस कैवर्नोजम, जो कार्पस कैवर्नोजम होगा उसमें ब्लड ज्यादा आएगा, वो इरेक्ट कर जाएगा। तो इस तरह इरेक्शन होती है। तो समझ आ गई है कि इरेक्शन किस तरह होती है। पैरासिम्पैथिक इनर्वेशन आएगी, जिससे क्या होगा, साइक्लिक जीएमपी ज्यादा होंगे। साइक्लिक जीएमपी ज्यादा होने से क्या होगा, मायोसिन लाइट चेन फॉस्फेट ज्यादा होगा। मायोसिन लाइट चेन फॉस्फेट ज्यादा होने से क्या होगा, वेजोडाइलेशन होगी। वेजोडाइलेशन होने से क्या होगा कि ज्यादा से ज्यादा ब्लड हम पीनस में आएगा, और पीनस की क्या हो जाएगी, इरेक्शन हो जाएगी। तो इरेक्शन इस तरह होती है। जल्दी से बताएं, क्लियर हुआ पॉइंट या नहीं हुआ, कंफ्यूज नहीं होना बस। चलें जी, आई होप कि आपको समझ आ चुकी है। कुछ स्टूडेंट आंसर कर रहे हैं कि समझ आ गई है। हम आगे चलते हैं, इरेक्शन की समझ आ गई है। उसके बाद हम आगे चलते हैं। अब आपने देखा होगा कि जो जो बंदे स्ट्रेस में रहते हैं, आपने बीइंग मतलब आप डॉक्टर हो तो आपने इसमें कोई शर्म महसूस नहीं करनी, बिल्कुल आपने इसको अच्छे तरीके से सीखना है। अगर आपको समझ नहीं आती तो आप मुझसे पूछ लेना। ये रिप्रोडक्टिव सिस्टम में इसी तरह ही मामला चलेंगे, ठीक है। तो अगर आपको शर्म आ रही है या अगर आप हंस रहे हो तो ये मामला इस तरह ही चलेंगे एंड तक, ठीक है। तो अभी और भी बड़ी बड़ी बातें आएंगी, लेकिन इसमें आपने शर्म महसूस नहीं करनी, हमारा ये शोभा ही इस तरह का है, ठीक है। तो इसमें मैं आपको एक चीज बताता हूँ। आपने अक्सर सुना होगा कि जो डॉक्टर होते हैं वो जो स्ट्रेस होता है, जो अगर एक मरीज डिप्रेशन में है, अगर एक मरीज डिप्रेशन में, ये स्ट्रेस होता है, तो स्ट्रेस की वजह से जो डॉक्टर होते हैं वो पेशेंट को रिकमेंड करते हैं कि आप सेक्सुअल एक्टिविटी सही तरह परफॉर्म नहीं कर सकते, इसलिए आप सेक्सुअल एक्टिविटी ना करें। इसकी वजह क्या होती है, देखो, जब जब क्या होता है, जब हम स्ट्रेस में होते हैं तो क्या होता है, हमारा नोर एपिनेफ्रीन रिलीज होता है। क्या होता है, नोर एपिनेफ्रीन रिलीज होता है। नोर एपिनेफ्रीन क्या करता है, नोर एपिनेफ्रीन क्या करता है, हम इसको सीवीएस में पढ़ चुके हैं कि ये क्या करता है, इंट्रासेलुलर कैल्शियम की कंसंट्रेशन को बढ़ा देता है। जब नोर एपिनेफ्रीन आता है तो ये क्या करता है, ये हमने पढ़ा था ना, इनहिबिटरी जी साइकिल प्रोटीन पे एक्ट करता है, और ये इंट्रासेलुलर कैल्शियम की को बढ़ा देता है। जब कैल्शियम स्मूथ मसल के सेल के अंदर ज्यादा होगा तो क्या होगा, वेजो कंस्ट्रिक्शन होगी, ठीक है। वेजो कंस्ट्रिक्शन होगी, स्मूथ मसल क्या करेंगे, कॉन्ट्रैक्ट करेंगे, और क्या होगी, वेजो कंस्ट्रिक्शन होगी। तो यही वजह है कि जब जो मेल होता है, जब वो स्ट्रेस में होता है, जब मेल स्ट्रेस में होता है तो उसमें इरेक्शन प्रॉपर नहीं होती। तो इसलिए डॉक्टर अक्सर ये कह रहे होते हैं कपल्स को, मैं क्योंकि हॉस्पिटल में जाता रहा हूं ना, तो मैंने गायनी वार्ड में भी थोड़ा सा किया था, तो उसमें वो अक्सर ये समझा रहे होते हैं कि जो मेल होता है, जब वो अगर वो थका हुआ है या अगर वो स्ट्रेस में है तो वो सही तरह सेक्सुअल एक्टिविटी परफॉर्म नहीं कर सकता, उसकी इरेक्शन सही तरह नहीं आएगी। उसकी वजह क्या है कि स्ट्रेस में क्या होता है, नोर एपिनेफ्रीन होता है, और नोर एपिनेफ्रीन की वजह से क्या होता है, इंट्रासेलुलर कैल्शियम ज्यादा होता है, वेजो कंस्ट्रिक्शन होती है। इस वजह से वेजो कंस्ट्रिक्शन होने की वजह से क्या होती है, वेरी पुअर, ठीक है, पुअर इरेक्शन होती है, ठीक है, पुअर इरेक्शन होती है। तो जो डिप्रेशन के मरीज होते हैं, ये अक्सर किसके मरीज होते हैं, ईडी के मरीज भी होते हैं। उसमें इरेक्शन में इनकी प्रॉब्लम होती है, इनकी ना प्रॉपर इरेक्शन नहीं होती पीनस की, ठीक है। तो ये सारी चीजें आपने देखनी है। उसके अलावा अब हम बात करते हैं इमिशन की या एजैकुलेशन की, ठीक है, इमिशन और एजैकुलेशन की। तो इमिशन की उसने सबसे पहले बात लिखी है कि जो इमिट जो सीमन है वो मेल इमिट कैसे करता है। तो इसमें होता है सिंपैथेटिक, जो आपकी इरेक्शन थी इट इज ड्यू टू पैरासिम्पैथेटिक, लेकिन जो इमिशन है इट इज ड्यू टू सिंपैथेटिक, इट इज ड्यू टू सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम, सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम। अब इसमें उसने नर्व लिखी हुई है, डेट नर्व है, उस नाम उसका नाम है हाइपोगैस्ट्रिक नर्व, ठीक है, हाइपोगैस्ट्रिक नर्व, हाइपोगैस्ट्रिक नर्व। और ये किससे निकल रही होती है, T11 से लेके L2, मतलब इसकी रूट वैल्यू है, ये आपने इसको रटाई मारना है। अब इसमें जो समझने वाली बात है, ये एमिट करती है, ठीक है, इसने जो आपका सीमन है उसको ब्लैडर से लेके आना होता है यूरिथ्रा में। लेकिन अभी एजैकुलेशन होनी है कि जब जो मेल होता है जब वो ऑर्गेजम पे पहुंचता है तो उसने जो सीमन होता है उसको एजैकुलेट करना होता है। तो एजैकुलेशन कैसे होती है उसको जरा देख लें। एजैकुलेशन के लिए जो तीसरी बात है, जो तीसरी हेडिंग आपने देनी है, दैट इज एजैकुलेशन। सबसे पहले हमने पढ़ा इरेक्शन, इरेक्शन किसकी वजह से होती है, पैरासिम्पैथिक। उसके बाद इमिशन, कि जो सीमन है वो यूरिथ्रा में आ जाता है। लेकिन उसके बाद होती है दैट इज योर इजैकुलेशन, के जो सीमन है वो प्रेशर से बाहर आता है, ठीक है। तो इसको हम कहते हैं इजैकुलेशन। इसमें कौन कौन सी नर्व्स इन्वॉल्व होती है, दैट इज योर विजरल एंड सोमैटिक, ठीक है, विजरल एंड सोमैटिक नर्व्स। इसको सिर्फ आपने रटा ही मारना है क्योंकि एनाटॉमी रटा ही है। तो सोमैटिक नर्व्स ये आपने इसको रटा मारना है। उसके बाद इसमें जो प्यूडेंटल नर्व्स होती है, हाँ, इसमें क्या क्या होती है, प्यूडेंटल नर्व भी इन्वॉल्व होती है, प्यूडेंटल नर्व। और प्यूडेंटल नर्व किसको कंट्रोल कर रही होती है, बल्बर मसल्स को। अभी हमने पढ़ा ना, बल्बर यूरिथ्रा, जो बल्ब ऑफ पीनस होता है, जो बल्ब ऑफ पीनस होता है उसके मसल्स को कौन कंट्रोल करती है, प्यूडेंटल नर्व। और जो आपके स्फिंक्टर होते हैं उनको भी प्यूडेंटल नर्व कंट्रोल कर रही होती है। तो बल्बर जो मसल्स होते हैं उसको प्यूडेंटल नर्व कंट्रोल कर रही होती है।
तो इजैकुलेशन ये सारे कराते हैं। जब पेडेंटल नर्व इनरवेट करती है किसको, बल्बर मसल्स को, जब बल्बर मसल्स अचानक से कॉन्ट्रैक्ट करते हैं तो प्रेशर से सीमन बाहर आता है, ठीक है, प्रेशर से सीमन बाहर आता है, इसको हम कहते हैं इजैकुलेशन। अब जो हमारे मुतल्लक बातें हैं जो हमने इधर सीखनी थी वो अभी बात अभी शुरू हुई है, वो क्या है देखो। अभी मैंने आपको एक बात बताई है, इसको आप अपनी बुक पे लिख लेना क्लियर कट करके, कि देखो आपके पास क्या होता है, आपके पास अल्लाह भला करे जीटीपी होता है, जो स्मूथ मसल्स होते हैं इनके अंदर क्या होता है, जीटीपी होता है, एक जीटीपी का मॉलिक्यूल होता है। इस जीटीपी को, ये जीटीपी कन्वर्ट होता है किस में कन्वर्ट होता है, ये जीटीपी कन्वर्ट होता है जी अल्लाह भला करे साइक्लिक जीएमपी में, साइक्लिक जीएमपी में कन्वर्ट होता है। अब ये जो साइक्लिक जीएमपी है, ये साइक्लिक जीएमपी है, ये किसको स्टिमुलेट करता है, अल्लाह भला करे ये स्टिमुलेट करता है जी एमएलसी, मायोसिन लाइट चेन फॉस्फेटेज को, मायोसिन लाइट चेन फॉस्फेटेज को। अब जरा मुझे शाबाश जल्दी से बताएं, मैं देखना चाहता हूँ आपको समझ आई है या नहीं। अगर मैं साइक्लिक जीएमपी का लेवल ज्यादा कर दूं तो क्या जो इरेक्शन है वो ज्यादा होगी या कम होगी, ज्यादा या कम, जस्ट वन वर्ड आंसर करना है। डॉक्टर मुकद्दस एक्सीलेंट, बाकी स्टूडेंट भी बता दें यार, मतलब सारे डॉक्टर जोहा, डॉक्टर समीना सारे बता रहे हैं कि इरेक्शन ज्यादा होगी। अगर मैं साइक्लिक जीएमपी के लेवल को किसी तरीके से ज्यादा कर दूं तो इरेक्शन ज्यादा होगी, क्योंकि मैकेनिज्म आपके सामने है। अब हुआ मसला क्या है, मसला ये है कि इस साइक्लिक जीएमपी को तोड़ने वाली एक चीज है जिसको हम कहते हैं फोस्फेट डाइएस्ट्रेज, पीडीई, फोस्फेट डाइएस्ट्रेज, फोस्फेट डाइएस्ट्रेज, डाइएस्ट्रेज इनहिबिटर, सॉरी फोस्फेट डाइएस्ट्रेज 5। ये एक एंजाइम है, ये क्या करता है, साइक्लिक जीएमपी को तोड़ता है, किस में तोड़ देता है, जीटीपी में तोड़ देता है, दोबारा तोड़ देता है उसको, दोबारा तोड़ देता है। अब एक बंदा आपके पास आया है, एक मेल आपके पास आया, और मुझे अंदाजा है इस बात का, क्योंकि मैं खुद भी एक मेल हूं, तो मेरे काफी ज्यादा दोस्त है पाकिस्तान में जिनकी मतलब खैर मैं किसी भी पेशेंट की कभी रिवील नहीं करता कि फलाने ने मुझसे क्या पूछा, और आपने कभी भी नहीं करनी, क्योंकि ये हमारे एथिक्स के खिलाफ है। अगर आपसे कोई मरीज अपनी हिस्ट्री शेयर करता है ना, तो कभी भी आपने उसको किसी बंदे से नहीं बताना, ये एथिक्स के खिलाफ है। तो मुझसे काफी बंदों ने इस बारे में डिस्कस किया हुआ है कि इरेक्शन प्रॉपर नहीं है, या हम परफॉर्म नहीं कर पाते, या ये सारी चीजें प्रॉब्लम है। तो इसके लिए आपने एक बड़ी मशहूर एक ड्रग है जिसको हम कहते हैं सेल्डीनाफिल, ठीक है, सेल्डीनाफिल, सेल्डीनाफिल, सेल्डीनाफिल का बहुत मशहूर ब्रांड नेम है डैट इज योर व्याग्रा। और मैंने ये सारी आपको सेल्डीनाफिल, टेडानाफिल, रजानाफिल, ये सारी जो मैंने ड्रग्स थी, जब मैंने आपको रेस्पिरेटरी पढ़ाया था, जब मैंने आपको रेस्पिरेटरी सिस्टम की फार्माकोलॉजी पढ़ाई थी, उसमें मैंने ये एक्सप्लेन किया हुआ है। तो अगर किसी बंदे को इस ड्रग्स के बारे में चाहिए, थोड़ी इन्फॉर्मेशन चाहिए, तो आप मुझसे रिकॉर्डिंग मंगवा लेना, उसकी फार्माकोलॉजी में मैंने ये पढ़ाया हुआ है। क्योंकि ये जो सल्डीनाफिल है इसको हम उसमें पल्मोनरी हाइपरटेंशन में भी यूज करते हैं। लेकिन इसमें अभी इस हमारा क्या मकसद है, ये जो सल्डीनाफिल है ये क्या है, इस एंजाइम का इनहिबिटर है, इस एंजाइम का क्या है, इनहिबिटर है, इस एंजाइम का क्या है, इनहिबिटर है। अगर मैं इस फॉस्फेट डाइएस्ट्रेज एंजाइम को इनहिबिट कर दूं तो क्या होगा कि मेरी जो स्मूथ मसल्स हैं उसमें साइक्लिक जीएमपी ज्यादा हो जाएगा, उसमें साइक्लिक जीएमपी क्या हो जाएगा, ज्यादा हो जाएगा, जिससे क्या होगा कि इरेक्शन ज्यादा देर तक रहेगी, इरेक्शन क्या रहेगी, ज्यादा देर तक रहेगी, इरेक्शन ज्यादा देर तक रहेगी। अब हम इसको दोबारा देखते हैं, देखो जो आपका जीटीपी है, देखो इस साइकिल को काफी स्टूडेंट कंफ्यूज हो रहे हैं, मैं इसको दोबारा बता देता हूँ। जो जीटीपी होता है ना, जो जीटीपी होता है ये कन्वर्ट होता है साइक्लिक जीएमपी में, जीटीपी कन्वर्ट होता है साइक्लिक जीएमपी में, और साइक्लिक जीएमपी स्टिमुलेट करता है किसको, एमएलसी फोस्फेट को। अगर मेरी बात पे यकीन नहीं है, क्योंकि एक स्टूडेंट मुझ पे क्वेश्चन उठा रहा है कि शायद मैं गलत बता रहा हूँ, सीवीएस की फार्माकोलॉजी पे आप जाएं और वहां पे ये टेबल बना हुआ है, आप वहां से देख लेंगे सीवीएस की फार्माकोलॉजी पे। अच्छा, जो जीटीपी कन्वर्ट होता है किस में कन्वर्ट होता है, साइक्लिक जीएमपी में, साइक्लिक जीएमपी में। अब साइक्लिक जीएमपी किसको स्टिमुलेट करता है, एमएलसी फोस्फेट को। और एमएलसी फोस्फेट ने क्या करानी थी, रिलैक्सेशन करानी थी, स्मूथ मसल को रिलैक्स करना था ताकि वेजोडाइलेशन हो। अब क्या हुआ कि अल्लाह ताला ने स्मूथ मसल में देखो, हर टाइम अगर इरेक्शन रहेगी तो इस डिजीज को हम कहते हैं प्रेपिज्म, और ये बड़ी खतरनाक होती है, इसको हम पढ़ेंगे आगे जाके। अगर एक बंदा बहुत अरसे से एंटी डिप्रेशन ले रहा है ना, तो उसको ये ट्रैपिज्म हो सकती है, उसका 3-4 घंटे तक इरेक्शन रहती है, और ये बहुत खतरनाक है, ये बहुत ज्यादा पेनफुल है, इसको हम आगे जाके पढ़ेंगे भी। अच्छा, हम वापस आते हैं, देखो जो जीटीपी होता है, जो आपका जीटीपी होता है, जीटीपी, जीटीपी कन्वर्ट होता है किसमें, साइक्लिक जीएमपी में। अब साइक्लिक जीएमपी को तोड़ने वाली कौन सी चीज है, डेट इज योर फॉस्फेट डाइएस्ट्रेज, फॉस्फेट डाइएस्ट्रेज 5। हमने चलाकी ये खेली कि हमने इस फोस्फेट डाइएस्ट्रेज 5 को इनहिबिट कर दिया। हमने इस फोस्फेट डाइएस्ट्रेज को किया बाय गिविंग सल्डीनाफिल, और सल्डीनाफिल का आपको लाजमी इसका ब्रांड नेम आपने सुना होगा व्याग्रा, ठीक है, व्याग्रा।
ये इसका ब्रांड नेम है और ये काफी महंगी गोली है, इसकी 1000-1500 की एक टैबलेट है। ठीक है, तो ये मैंने काफी लोगों को रिकमेंड किया। मैंने इसके अलावा आपको इंग्लैंड की और जर्मनी वगैरह की काफी टैबलेट्स उसमें रेस्पिरेटरी में पढ़ाई थी, तो आपको अगर चाहिए हो तो आप रिकॉर्डिंग सुन लेना, आपको काफी समझ आ जाएगी। अच्छा, अब हमने क्या किया कि हमने इस फास्फोड डाइएस्ट्रेज इनहिबिटर को इसको इनहिबिट कर दिया। इससे क्या होगा कि ये एंजाइम काम नहीं करेगा। जब ये एंजाइम काम नहीं करेगा तो साइक्लिक जो जीएमपी इसका लेवल ज्यादा रहेगा। तो इसका लेवल ज्यादा रहेगा तो क्या होगा, हमारा एमएलसी फोस्फेट ज्यादा एक्टिव होगा। जब ये ज्यादा एक्टिवेट होगा तो क्या होगा, रिलैक्सेशन हो जाएगी। तो इस तरह जो इरेक्शन होती है उसको हम ज्यादा देर तक मेंटेन कर सकते हैं। लेकिन जो ये वैग्रा होती है इसके बहुत ज्यादा साइड इफेक्ट होते हैं, इसके बहुत ज्यादा मसाइल का हमें सामना करना पड़ता है, और वो मैंने कुछ हद तक उधर बताए हुए हैं, आप उधर से देख सकते हैं। ठीक है, तो जरा मुझे जल्दी से बता दें कि इसकी समझ आई है या नहीं आई, जल्दी बताएं। जिन्होंने डॉक्टर मारिया, डॉक्टर समीना और एक दो स्टूडेंट और थे, इन्होंने कहा था रिपीट कर दें, समझ आई है या नहीं आई? चलें ठीक है, बेस्ट समझ आ गई है, एक बंदा कह रहा है क्लियर समझ आ गई है, तकरीबन सबको समझ आ चुकी है। ठीक है, आई होप कि इसको समझ आ, ये इंपॉर्टेंट बात है ये सिल्डीनाफिल वाली। ठीक है, तो ये आपको समझ आनी चाहिए, ये लाजमी समझ आनी चाहिए। और इसमें से जो आपके करने वाली बातें हैं वो ये हैं कि इरेक्शन किसकी वजह से होती है, पैरासिम्पैथी की वजह से। इजैकुलेशन किसकी वजह से होती है, सिंपैथी की वजह से। ये दो बातें ऊपर आपने याद रखनी है, और नीचे से ये सिल्डीनाफिल वाला नहीं याद भूलना कि अगर किसी बंदे को इरेक्शन प्रॉब्लम है तो हम उसको क्या देंगे, हम उसको सिल्डीनाफिल देंगे। ठीक है, हम उसको क्या देंगे, सल्टीनाफिल देंगे, जिससे क्या होगा कि उसकी इरेक्शन ज्यादा देर तक रहेगी। लेकिन इसके काफी ज्यादा साइड इफेक्ट है। और सल्टीनाफिल के बारे में मैंने आपको बताया था कि अगर आप किसी बंदे को इसको रिकमेंड करते हो ना वैग्रा, तो आपने उसको कहना है कि इंटरकोर्स से 30 मिनट पहले आपने लेनी है। 30 मिनट पहले लेगा